क्लास 6 ये हिस्ट्री की क्लास है आपकी। और इससे पहले वी हैव ऑलरेडी रेड 2 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसमें एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है जॉर्ज वॉशिंगटन और दूसरा पढ़ा है टीपू सुल्तान। काफ़ी डिटेल में मैंने ऑडियो शेयर किया था आपको एंड PDF शेयर किया था जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। ही वॉज फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन हम लोग नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। उसमें एक कंट्री है अमेरिका जिसको हम लोग आम तौर पे बोलते हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो कंट्री कैसे बना, उस कंट्री पे पहले ब्रिटेन का कब्ज़ा था और वहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन ने कैसे उसको लड़ के फिर आज़ादी दिलवाई, इसमें फ्रांस ने कैसे हेल्प किया। तो इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। अब कॉलोनी क्या होता है ये हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अमेरिका समझिए गुलाम था, जो अमेरिका हम लोग देखते हैं सुपर पावर, इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। और वहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का एक आदमी था जिसके नाम पे अमेरिका के कैपिटल का नाम वॉशिंगटन DC है। तो उसने आज़ादी दिलाई, उसका नया कानून बना। ऑल दोज 13 स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो अभी दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमने पढ़ा टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान भी वन ऑफ द, कैसे उसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। इंडिया में कितनी ब्रिटेन ने जब हमला किया, ब्रिटेन का कॉलोनी जैसे अमेरिका था वैसे ही इंडिया भी था कॉलोनी, मतलब इंडिया को गुलाम बनाया। तो उसमें जब गुलाम बना रहा था इंडिया को ब्रिटेन, गुलाम कैसे बना रहा था दैट वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। अभी आप समझिए कि गुलाम बना रहा था, यहाँ के ट्रेड पे कब्जा कर रहा था, यहाँ के बिजनेस पे कब्जा कर रहा था, यहाँ के लोगों पे जुल्म कर रहा था। जब ऐसा कर रहा था, जब उस इन द प्रोसेस जो सबसे फॉर्मिडेबल इनिमी, सबसे ज़बरदस्त इनिमी जो उनको मिला, जिसको इंडिया में जिसको हराना बहुत मुश्किल हो गया ब्रिटेन के लिए, वो था टीपू सुल्तान। बाकी लोगों किसी को डरा कर, किसी को लालच देकर, किसी को धमका कर, किसी को लड़ाई में हरा कर इन लोगों ने इंडिया पे कब्जा किया। लेकिन टीपू सुल्तान जो साउथ में एक स्टेट है कर्नाटका, वहाँ पे एक मैसूर एक जगह है, तो वो पूरा एरिया मैसूर में आता था। तो मैसूर का ये शेर कहा जाता है इसको, और इसने कैसे अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स दैट इंडिया एवर हैड, वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट रूलर्स, सबसे बहादुर लोगों में था। और उसको हराने के बाद ही इंडिया पे कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटेन का हो पाया। तो अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रिटेन के बारे में हम लोग 2 जगह बात आ गई है कि ब्रिटेन ने दूसरे जगह को कॉलोनी बनाया हुआ था, मतलब कब्ज़ा किया हुआ था दूसरे लोगों पे। कब्ज़ा करने का मतलब है कि जो उनके ब्रिटेन के लोग थे बहुत लग्जरी में रह रहे थे, बहुत ऐशो आराम कर रहे थे, लेकिन जिस एरिया पे उनका कंट्रोल था वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। दे वर लिविंग इन रेस्ट कंडीशन, बहुत बुरी हालत में रह रहे थे। अब हम लोग जो एक कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रांस। तो ये भी यूरोप में है, इटली से थोड़ा ऊपर जाएंगे। आपको ये अफ्रीका का मैप है, आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, दिस इज़ द मैप ऑफ अफ्रीका एंड दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप। ये यूरोप में जाएंगे, ये यूरोप है आपको, और इधर आपका एशिया है। एशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये थोड़ा इंडिया का है। इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। यहाँ पे आपको जाएंगे अफ्रीका से मेडिटेरेनियन जैसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 2 कंट्री आपको मिलेगा, स्पेन एंड पोर्टुगल। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ ये अटलांटिक ओशियन आपका, दिस इज़ अटलांटिक ओशियन, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहाँ पे कंट्री है स्पेन, और यहाँ पे एक कंट्री है मेडिटेरेनियन में निकला हुआ, इसको बोलते हैं इटली। और इसके बीच में एक जगह है ब्रिटेन, यहाँ पे छोटा सा कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन, कॉम्बिनेशन ऑफ 3, छोटा सा कंट्री है। इसने आधी से ज़्यादा दुनिया पे कब्जा किया हुआ था। स्पेन से जब आप निकलेंगे इधर जाएंगे इटली की तरफ, तो यहाँ बीच में एक कंट्री है जिसको बोलते हैं फ्रांस, गॉल भी बोलते थे पहले। इसके बारे में पिछले क्लास में भी शायद था एक छोटा सा पार्ट जूलियस सीजर वाले चैप्टर में। तो ये फ्रांस है, ये यूरोप में एक जगह है फ्रांस। और हम लोग जो बात कर रहे थे अमेरिका यहाँ पे है। यहाँ पे 13 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिसको आज़ाद करवाया ब्रिटेन ने। यहाँ कब्ज़ा किया हुआ था, छोटा सा कंट्री लेकिन इतने बड़े एरिया पे कब्ज़ा किया हुआ था। और स्पेन ने यहाँ कब्ज़ा किया हुआ था। इस तरह का कब्ज़ा है, कॉलोनी बनाया हुआ था। क्यों कब्ज़ा हो पाया, तो हम लोग 7th और 8th क्लास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये कब्ज़ा ऐसे कैसे कर लिया, इतने छोटे कंट्री ने इतने बड़े बड़े एरियाज़ पे कैसे कब्ज़ा कर लिया। और ब्रिटेन ने हमारे एरिया पे भी कब्ज़ा किया था। तो ये इसको आज़ादी दिलाई जॉर्ज वॉशिंगटन ने। आज़ादी में बहुत सारी चीज़ें उसके कानून में, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने अब्राहम लिंकन के बारे में भी पढ़ा है। तो यहाँ तो ब्रिटेन का कब्ज़ा हो गया। यहाँ भी ब्रिटेन से आज़ादी हम लोग, टीपू सुल्तान यहाँ पे था, इस जगह पे, यहाँ पे ब्रिटेन हमला किया था। तो टीपू सुल्तान वॉज द लास्ट फॉर्मिडेबल एनिमी, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं इस जगह की हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। देखिए परेशानी में, आम लोगों की परेशानी में, जैसे यहाँ के लोग परेशान थे उसी तरह से यहाँ के लोग भी परेशान थे, उसी तरह से फ्रांस के लोग भी परेशान थे। परेशानी इनका कॉमन है, लेकिन यहाँ पे परेशानी का जो रीज़न है वो ब्रिटेन था, यहाँ पे भी ब्रिटेन था और जगह यहाँ स्पेन था, लेकिन यहाँ पे इसका खुद का राजा था, किंग लुइस, ठीक है ना, किंग लुइस, आप इसमें पढ़ेंगे, ये राजा था यहाँ का। राजा यहाँ का बहुत ही ज़्यादा, ये फ्रांस जो जगह है, फ्रांस का जो राजा था, किंग ऑफ फ्रांस, ये बहुत बड़ा अय्याश हो गया था। ये लग्जरियस लाइफ जीता था, लाइफ ऑफ लग्जरी। लग्जरी मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है ना। आप सोने के प्लेट में खा रहे हैं, आप मतलब प्लास्टिक के प्लेट में भी खा सकते हैं, अगर उस वक्त मिट्टी का प्लेट था या मेटल प्लेट था उसमें भी, लेकिन सोने के प्लेट में खा रहे हैं तो ऐसा नहीं खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा, बट बस जस्ट टू शो कि हम सोने के प्लेट में खा सकते हैं, दैट इज़ लग्जरी, वेस्टेज। तो ये वैसे ही लाइफ ये लोग जीते थे, लग्जरी। आप एक रूम में रह सकते हैं लेकिन आपने महल बनाया हुआ है बड़ा सा, जिसमें सारे रूम्स खाली रहते हैं, तो दैट इज़ अ लाइफ ऑफ, दैट इज़ ऑफ नो नीड, मतलब आप लेके कहाँ जाएंगे उसको, इतनी चीज़ों को, अल्टीमेटली यू हैव टू लीव द वर्ल्ड। तो ये है लाइफ ऑफ लग्जरी, जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शो करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, कि अपना रुतबा दिखाने के लिए लोग करते हैं। घर में एक गाड़ी की ज़रूरत है, 10 गाड़ी वहाँ रखे हुए हैं, लाइफ ऑफ लग्जरी। तो ये किंग जो था फ्रांस का, तो यहाँ पे जो टॉर्मेंटर हैं, जालिम हैं, वो दूसरे कंट्री वाले हैं, यहाँ भी दूसरे कंट्री वाले, यहाँ पे खुद उसकी कंट्री का किंग है जो लोगों को सता रहा था। कैसे सता रहा था? तो ये लाइफ ऑफ लग्जरी, बहुत अय्याश की ज़िंदगी जीता था। किंग को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, इसको सवारी की कोई दिक्कत नहीं थी, इसको कोई कपड़ा झेलने, 10 लोग थे पैर दबाने वाले, तो रानियों का वैसे ही नखरा था। और इनके जो नॉबल्स थे, जो किंग में जो दरबारी होते हैं, जो जी हुजूर करते रहते हैं राजा का, राजा कोई भी बात बोला, राजा बोलेगा दिन है, रात में भी राजा बोलेगा दिन है, तो ये नॉबल्स का काम होता था राजा के हाँ में हाँ मिलाना। राजा बोला दिन है तो दिन है, राजा बोला रात है तो रात है, जब भी। तो ये नॉबल्स इसलिए कि ये राजा की खुशामद इसलिए करते थे कि राजा से इनको फ़ायदा होता था। जब राजा के हाँ में हाँ मिलाते थे तो राजा बहुत खुश होता था। राजा कोई बेकार सा भी कोई शेर बोला, वाह 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 वाह, खूब तारीफ़ कर दिए। राजा ने एक हलवा बनवाया और वो बहुत ही, किसी को भी मज़ा नहीं आया खाने में, लेकिन कोई डर से बुराई नहीं कर रहा, सब तारीफ़ के पुल बांधे जा रहा है, इसलिए कि उसको राजा से फ़ायदा लेना था। तो ये किंग ऑफ फ्रांस और इसके नॉबल्स, इसके जो साथी थे, दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। लग्जरी मतलब होता है ऐशो आराम की ज़िंदगी, जो ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ होती है, ठीक। और ये इतने लग्जरी में जीते थे कि जो आम आदमी है फ्रांस का, जो कॉमन पीपल है, वो बहुत, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, बिजनेस नहीं था, रोटी नहीं खा पाते थे। ब्रेड यहाँ पे वर्ड यूज़ हो पाया है, ब्रेड नहीं मिल पाता था खाने के लिए। तो लोगों ने जाके, फ्रांस के लोगों ने कई बार जाके शिकायत की राजा से कि भाई हमको ब्रेड तक नहीं मिलता है खाने के लिए, आप हमारे लिए नज़्म कीजिए। आप लोग लग्जरी, आप लोग केक खा रहे हैं और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और यू आर लिविंग इन बिग पैलेसेस, और आपका सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन आप अपनी जनता को तो देखो इसका क्या हाल है। सिर्फ आप जिए जा रहे हो, जो आजकल के नेताओं का हाल है। जनता की देखो कितनी बुरी हालत है, महंगाई है, कोई सामान नहीं खरीद रहा है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, घर नहीं है ठीक से छुपाने के लिए। तो ये जो, जैसे अभी के लोग बहुत सारे रूलर्स मजाक उड़ाते हैं आम आदमी का, कॉमन पीपल का, वैसे ही यहाँ की क्वीन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि उन्होंने कहा कि जब उसके पास एक शिकायत गई कि बहुत सारे लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो क्वीन ने मजाक करते हुए कहा क्या नहीं मिल रहा है उनको। बोला कि दे डू नॉट हैव इवन ब्रेड टू ईट, उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल रही है। तो क्वीन ने जोक मजाक में लगा, इफ़ दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट दे शुड रादर ईट केक। ब्रेड नहीं खा सकते, केक क्यों नहीं खाते हैं? इस तरह से लोगों का मजाक उड़ाया। लोग गए खाना खाने के लिए नहीं, बोला खाना मत खाओ तुम, आइसक्रीम खाओ, खाना मत खाओ तुम, मोबाइल रिचार्ज कराओ, तुम उस पर पबजी खेलो। तो दीज काइंड्स ऑफ इनसेंसिटिव पीपल वर रूलिंग फ्रांस। तो धीरे धीरे लोगों का गुस्सा, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, दे वर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू रिड्यूस द मिजरीज ऑफ द पीपल। जो लोगों की परेशानी थी, लोगों का दुख था, उसको कम करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो लोग प्रोटेस्ट किए, लोगों ने बात पहुंचाई, धीरे धीरे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और एक दिन ऐसा हुआ कि लोग जो है अटैक कर दिया लोगों ने, जो राजा की पुलिस थी, राजा का जो जेल था उस पर अटैक किया। अब राजा क्या करता था, जो भी आदमी प्रोटेस्ट करने जाता था, जो भी आदमी ये बोलने जाता था कि राजा लोगों को खाने के लिए नहीं है, तुम इतना आराम से जी रहे हो,
राजा के नॉबल्स को बोलता था कि लोगों की इतनी परेशानी है, लोग भूख से मर रहे हैं, तुम अय्याशी कर रहे हो। तो राजा क्या करता था, सबको जेल में डाल देता था, प्रिजन में डाल देता था सबको, जेल में। एक बहुत बड़ा प्रिजन था वहाँ पे, बेस्टिले, वहाँ डाल देता था सबको। कहाँ डाल देता था? जेल में डाल देता था राजा। राजा के पास जो भी शिकायत लेके गया, राजा उसकी शिकायत नहीं सुनता था। जैसे आप सर के पास शिकायत लेके गए, कोई लड़का मुझे परेशान कर रहा है या कोई क्लास में कोई तंग कर रहा है, तो आप क्या, एक स्टोर रूम में सबको लॉक कर दिया गया। इस तरह का काम राजा का था। तो ये जो जिन लोगों को जेल में डालता था वो कि क्रिमिनल्स नहीं थे, वो कोई चोर उचक्के नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो कॉमन पीपल की बात को लेकर राजा के पास जाते थे। तो एक तो राजा खुद नहीं ख्याल रखता था, जब कोई उनको कहता था तो उसको ले आकर जेल में भर देते थे। तो ये राजा का काम था। ये कंडीशन था फ्रांस का उस टाइम में जब नेपोलियन पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था इसको अभी हम देखेंगे कि नेपोलियन कहाँ पैदा हुआ, नेपोलियन कहाँ, फ्रांस ही का एरिए के कंट्रोल के एरिए का था नेपोलियन। तो ये राजा की हालत है फ्रांस की। तो यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है लोगों पे, कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, वहीं का रूलर कर रहा है। किस तरह का कर रहा है ये आपको समझ में आ गया। तो क्वीन मजाक उड़ाती थी, ये लोग मजाक उड़ाते थे। तो लोगों का गुस्सा उठता गया, उबलता गया। तो लोगों ने क्या किया, एक दिन जब गुस्सा बहुत उबल गया तो बहुत भीड़ फ्रांस के रोड पे निकली पेरिस में, और इन्होंने जाके सीधा हमला कर दिया इस प्रिजन पे, बेस्टिले प्रिजन पे। कहाँ पे हमला कर दिया? जेल पे हमला कर दिया। ये किंग है, किंग का पैलेस है, नॉबल्स है, जो उससे एग्री नहीं किया, जो भी डिसएग्री किया, उसको डाल दिया जेल में। और जेल प्रिजन जिसको बोलते हैं, प्रिजन में डाल दिया। और प्रिजन का नाम था बहुत, सबसे बड़ा प्रिजन जो था, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स। मतलब ये कोई क्रिमिनल नहीं थे, कोई गलत काम इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ राजा से सवाल किया था कि राजा तुम लोग इतनी अय्याशी से रह रहे हो और यहाँ तुम्हारे जनता की हालत इतनी ख़राब है। तो राजा सबको कहाँ डालता जाता था? जेल में। तो लोग यहाँ पर गए, एक बार लोगों का पूरा भीड़ गया और इसने अटैक कर दिया जेल पे। जेल की दीवार तोड़ दी, गेट तोड़ दिया, और सारे जितने भी प्रिजनर्स थे जो इनके लिए बात करने गए थे सबको छुड़ा लिया। उसके बाद राजा को भी मारा, दे किल्ड किंग। इनके जो नॉबल्स थे, जो चमचे थे राजा के, उनको भी मारा। और पूरा सिस्टम, इनके पुलिस स्टेशन, इनके जो फौज, सबसे लड़ाई किए और सबको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद इन लोगों ने फ्रांस में एक नई हुकूमत, ये काम हुआ। आप देख लीजिए क्या हुआ है। जेल पे राजा और उसके नॉबल्स बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे। जो भी आम आदमी की हालत बहुत ख़राब थी, जब वो कंप्लेन लेके जाता था उनका कोई आदमी, तो उसको डाल देता था जेल में। तो जेल भर गया था पॉलिटिकल प्रिजनर से। तो जब लोगों का गुस्सा पूरा बढ़ा तो लोगों ने जाके जेल की दीवार को तोड़ा, अपने कैदियों को छुड़ाया, अपने लोगों को। उसके बाद बहुत वायलेंट हो गए लोग, और वायलेंट होने के बाद राजा को मारा, नॉबल्स को मारा, और पूरा धीरे धीरे पूरे फ्रांस पे, फ्रांस के हेडक्वार्टर पे इनका कब्जा हो गया। और ये जो लोग थे, इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशन मतलब होता है बड़ा सा चेंज लाना, इनकलाबी। इनकलाबी लोग थे, उर्दू में आप कहेंगे इनकलाबी लोग थे लोग। इन लोगों ने बाय फोर्स यहाँ पे चेंज लाया जब राजा बात नहीं मान रहा था, और इन्होंने फ्रांस को नया फ्रांस बनाने की कोशिश किया। इन लोगों ने, ये रिवॉल्यूशनरीज जो थे, जिनको गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, जो भूख से मरे जा रहे थे, जिनका कोई ध्यान देने वाला नहीं था, इन लोगों ने सब अटैक करके फ्रांस में 3 चीज़ पे स्टार्ट किया। ये 3 वर्ड है जो गोल्डन वर्ड है, जिसको आप रट लीजिए, क्योंकि हम लोग इंडिया की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया का प्रेजेंट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें इस 3 वर्ड को पढ़ना। दुनिया के किसी भी अभी कानून में जाएंगे तो ये फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी जो 3 वर्ड दिया था वो हर जगह आपको उस किताब में मिलेगी। उसकी किताब में हर जगह, हर लोगों की किताब में आपको ये 3 वर्ड अभी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। एक आपको मिलेगा लिबर्टी, एक मिलेगा इक्वलिटी, एक होता है फ्रेटर्निटी। ये 3 वर्ड आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे प्रीएम्बल में भी हम लोग पढ़ते हैं। दुनिया के किसी भी कानून में भी जाइएगा, आपको ये 3 वर्ड हर जगह ध्यान दिया था। ये फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी का कॉल था, इसीलिए इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक नेपोलियन नहीं आया, अभी हम फ्रांस की हालत पढ़ रहे हैं। नेपोलियन जब था तब क्या हालत थी, तो इसमें नेपोलियन नहीं है अभी। ठीक, नेपोलियन है कहीं पे अभी, इसमें इन्वॉल्व उतना नहीं है। ये हालात है फ्रांस की। इसमें ये जो कॉल था, नारा जो था इनका, जो नारा लगाते हैं, तो ये नारा है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी,
इक्वलिटी मतलब होता है बराबरी, और फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, भाईचारगी। लिबर्टी मतलब लोगों को आज़ादी हो, लोगों को काम करने की आज़ादी हो, लोगों को कुछ भी पढ़ने की आज़ादी, सब लोग पढ़ाई कर पाएँ, सब लोग अपना काम पसंद कर पाएँ कि जिसको खेती करना है खेती करे, जिसको कोई और काम करना है, काम का बाउंडेशन नहीं हो, लोग किसी के ग़ुलाम नहीं रहें। ये होता है लिबर्टी, एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लोगों को आज़ादी होगी। दूसरा है बराबरी, कानून के नज़र में सब बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि एक अमीर आदमी ने अगर मर्डर किया है तो वो फ्री घूमेगा, उस पर कोई केस नहीं होगा क्योंकि वो जज को ख़रीद लेगा, वो वकील को पैसा दे देगा, और गरीब आदमी किया हुआ है तो उसको फांसी हो जाएगी, जैसा अभी होता है बहुत सारे देशों में कि अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब आदमी के लिए सब कानून है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कानून सबके लिए बराबर होगा। अगर किसी ने गुनाह किया, जुल्म किया, अमीर हो गरीब हो, किस कास्ट का हो, मर्द हो औरत हो, उसके पापा क्या हैं, उसके दादा क्या हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर गलत किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सही किया तो उसको फंसाया नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड इक्वलिटी। अपॉर्चुनिटी, स्कूल जो हो वो सबके लिए ओपन हो, ऐसा नहीं है कि फ़लाँ आदमी का बच्चा पढ़ेगा फ़लाँ का नहीं पढ़ेगा। अगर सीट्स अवेलेबल हो तो सबके लिए ओपन हो, सरकार नज़्म करे, हॉस्पिटल सबके लिए। दिस इज़ इक्वलिटी। होटल में ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ नहीं बैठो, रेस्टोरेंट में गए आप, तुम बैठो क्योंकि तुम्हारे अब्बा फ़लाँ है तो इसलिए तुमको वो चेयर मिलेगा सोफ़ा वाला। तो ये हो गया इक्वलिटी, बराबरी। एवरीवन शुड बी कंसिडर्ड इक्वल अंडर लॉ। तीसरा है फ्रेटर्निटी। लोग, सरकार के लोग हैं, ये राजा वगैरह क्या करता था कि जब देखता था कि पब्लिक का गुस्सा मेरे खिलाफ बढ़ रहा है, महंगाई पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पब्लिक की हालत ख़राब है, भूख से मर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जॉब पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो उन लोगों को लड़ा देता था। कम्युनिटी डिफरेंसेस यहाँ भी लड़ते हैं लोग, कास्ट वाइज लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। तो ये सब राजाओं की, ये जो रूलर्स की चाल होती है कि लोगों को आपस में ही डिफरेंस क्रिएट कर दो ताकि वो उसी में एक दूसरे को ही धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा करने लगें, सरकार से सवाल पूछना सब छोड़ दें। तो ये काम वहाँ के राजा भी करते थे। तो ये उन लोगों को समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो सरकारी ऑफिसर है, सरकारी लोग हैं, वो सिर्फ फ्रेटर्निटी की बात कर, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे समाज में झगड़ा हो, समाज में लोग एक दूसरे से नफरत करने लगें, ऐसी बात कोई नहीं करेंगे। सब फ्रेटर्निटी को, भाईचारगी को बढ़ाने की बात करेगा। लोग भी उसी तरह की बात करेंगे। अगर कोई समाज में झगड़ा कराने की बात करता है, लोगों को बांटने की बात करता है धर्म, मजहब और जात पे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 3 वर्ड था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये पूरी दुनिया का, सिर्फ फ्रांस का नारा नहीं बना, फ्रांस स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके बाद पूरी दुनिया में ये नारा बना। इसको बोला जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में। हम लोग 9th में भी है CBSE में, तो आप लोग अभी पढ़ लोगे तो बाद में फ़ायदा आएगा। 8 में भी है ICSE में। तो ये इट इज़ लिंक टू नेपोलियन। ये फ्रांस में हुआ इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, जुल्म कौन कर रहा था, वहीं का किंग कर रहा था। दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड ऑर्डिनरी पीपल वर लिविंग इन वेरी miserable and wretched conditions. Okay, that is written in your book. And what happened, revolutionaries attacked the prison, they freed the political prisoners. कौन है political prisoners? The people who were not criminals but they were questioning the rulers. उनको they were put in the jail. Revolutionaries broke open the jail, they killed the king, they killed the nobles and they captured France. And the war cry जो था वो चाक, ये सब काम क्यों कर रहे थे रिवोल्यूशनरी के? 3 चीज फ्रांस में, 3 वादा था लोगों से इस्टेब्लिश हो जाए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये 3 चीज इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। अब हुआ क्या, अब यहाँ 2 चीज है, शॉर्ट में मैं बता देता हूं आपको इस पार्ट में। एक है नेपोलियन, ये कहां से आ गया बीच में, और दूसरा ये जो जब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात हुई थी तब क्या हुआ। तो नेपोलियन कहां से आया? अब नेपोलियन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स माना जाता है, रूलर्स, टाइगर ऑफ यूरोप कहा जाता था इसको, टेरर ऑफ यूरोप भी कहा जाता था एक बार। यूरोप का आतंक जहाँ निकल, लोग इसके नाम से, जैसे होता है ना कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा। अभी हम लोग कहानी सुनते हैं कि मम्मी भी बच्चे को कहती है कि सो जाओ, तो उस टाइम में यूरोप में मम्मी भी बच्चे को कहती थी कि सो जाओ नहीं तो नेपोलियन आ जाएगा। ही वाज सच अ काइंड ऑफ टेरर। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स माना जाता है। पूरी नई स्ट्रेटजी इन्होंने, लड़ाई की नई स्ट्रेटजी अपनाई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है, वन ऑफ द हिस्ट्री। और फ्रांस का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। तो नेपोलियन कैसे वहाँ पहुँचा? क्या नेपोलियन का बाप भी किंग था? तो ऐसा नहीं है। आप जब वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इटली का आप मैप देखेंगे, ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका। इटली ऐसा थोड़ा सा निकला हुआ है यहाँ पे, इधर आप देखेंगे, इधर कॉन्स्टेंटिनोपल है और इधर आपका एशिया है और इधर इंडिया है और ये अफ्रीका का पोर्शन है और यहाँ तक एशिया फैला हुआ है। यहाँ पे एक जगह है मेडिटेरेनियन में, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, इसको बोलते हैं इटली। यहाँ पे आप है फ्रांस।
यहाँ पे एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं कॉर्सिका। आइलैंड है ये, आइलैंड मतलब द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड है कॉर्सिका, फ्रांस यहाँ पे है। एक टाइम ऐसा आया था कि फ्रांस ने कॉर्सिका पे कब्जा किया। कॉर्सिका बहुत ही, कॉर्सिका और सिसिली 2 आइलैंड है, हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है इस पर। खूब लड़ाई हुई है 2 आइलैंड को लेके, कभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका ज्योग्राफी वहाँ पे ऐसा लोकेशन है कि इसके लिए लड़ाई हो जाती है। मेडिटेरेनियन में है, चारों तरफ वॉच करना आसान होता है। तो फ्रांस का कब्जा था कॉर्सिका का। नेपोलियन एक्चुअली में फ्रांस का नहीं था, यहाँ कॉर्सिका का था, यहाँ का था। ये जो आइलैंड है यहाँ का था नेपोलियन। इसके फादर फ्रांस की सरकार के लिए काम करते थे, गवर्नमेंट ऑफिस में। जैसे हमारे आपके बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, गार्जियंस हैं कि सरकारी नौकरी में हैं, तो उसी तरह से ये भी, हिज फादर इन कॉर्सिका वॉज, नेपोलियंस फादर वॉज वर्किंग फॉर फ्रेंच गवर्नमेंट। दे वर नॉट ओरिजिनल फ्रेंच। तो बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छे पोजीशन पे थे। तो फ्रांस की सरकार ने इनको ये अलाउ किया कि तुम अपने बेटे को पढ़ने के लिए फ्रांस भेज सकते हो। फ्रांस में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था, बहुत काफ़ी डेवलप था वो। तो नेपोलियन को भेजा गया फ्रांस पढ़ने के लिए। नेपोलियन देखने में कैसा था? तो छोटा सा था, शॉर्ट एंड स्टाउट, यहाँ लिखा हुआ है आपको। छोटा था, गट्टू था, छोटा मोटा गट्टू, हाइट कम थी। फ्रांस के लोग गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, और ये उसमें पड़ गया था, थोड़ा छोटा, नाटा था ये, जिसको नाटू बोलते हैं। तो फ्रांस में जब ये स्कूल में पढ़ने गया, तो वहाँ जो फ्रांस के जो बच्चे थे, ये इसका खूब मजाक उड़ाते थे, मेड फन ऑफ हिम, क्योंकि इसको बोलते थे गट्टू है, छोटा है। दूसरा क्या था, नेपोलियन क्योंकि फ्रांस का नहीं था, ये कॉर्सिका का था, तो नेपोलियन फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो ठीक से नहीं बोल पाता था। फ्रांस की जो ज़बान है फ्रेंच, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लाइक यूरोपियंस, ब्रिटिश की तरह नहीं बोल पाते हम लोग, क्योंकि हमारा लोकल एक्सेंट है। तो उसका भी लोकल एक्सेंट था कॉर्सिका। कॉर्सिका का जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से वो बोलते हैं। ऐसे बिहार के लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो एजुकेशन बोल देते हैं, और भी क्या क्या नया नया तो आप लोगों ने सुना होगा। ये प्रोनाउंसिएशन हमारा ठीक नहीं रहता है, इट्स बिकॉज ऑफ लोकल में जैसे हिंदी बोलते हैं और भी लैंग्वेज बोलते हैं, उसी तरह हम इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो साउंड हम लोगों का अच्छा नहीं निकलता। तो उसी तरह से हो जाता था नेपोलियन का। नेपोलियन जो बोलता था फ्रेंच, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, उसके वजह से क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। नेपोलियन देखने में छोटा था, नाटा था, इसलिए मजाक, पूरे स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन नेपोलियन की एक खास बात थी, नेपोलियन तो का दिल बहुत रोता था कि उसके सारे दोस्त, जैसे आप में किसी आपके दोस्त मजाक उड़ाते हैं आपके क्लास में आपका या किसी का, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, यू विल फील वेरी बैड। तो कभी कभी क्या होता है, आप रोने लगोगे, कभी होता है आप कंप्लेन करोगे जाके, कभी कभी कोई लड़का होता है जो झगड़ा कर लेता है, फाइट हो जाती है बार बार। लेकिन नेपोलियन जो था, ये बचपन से इसकी ख्वाहिश थी कि ही वॉन्टेड टू बी अ सोल्जर। तो नेपोलियन जब बहुत परेशान हो जाता था, तो नेपोलियन को लगता था क्लास में कि अब रोज देना चाहिए, लेकिन वो अपना आंसू रोक लेता था। वो रोक लेता था इसलिए कि वो, उसको एक जहन में थे कि मैं सोल्जर बनूंगा, तो उसको लगता था कि सोल्जर कभी रोता नहीं है, मैं रोऊंगा तो मैं सोल्जर कैसे बनूंगा। तो नेपोलियन अपने दुख को दबा लेता था। और क्या दुख को दबाने के लिए पहला काम तो आंसू वो ये कर ले, दूसरा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता था रीडिंग में। खूब किताब पढ़ता था वो, लड़ाइयों की किताब, जंग की किताब, हिस्ट्री की किताब, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि इसका क्लास में बहुत मजाक, उसका दोस्त नहीं था, सब मजाक उड़ाते थे। और दुख बहुत होता था, रोता नहीं था कि सोल्जर बनूंगा, तो सब बोलेगा कि ये सोल्जर कैसे बनेगा, ये तो रोता है। तो उस वजह से आंसू छुपा लेता था। तो करता था क्या, अकेले बैठ के रीडिंग करता रहता था। मेमोरी बहुत अच्छी थी, बहुत शार्प, कोई चीज़ को पढ़ता था तो भूलता नहीं था। तो स्टूडेंट लाइफ इसकी ऐसी थी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ क्लास में चढ़ाने का कि इसने मेहनत की रीडिंग में। तो सारी जितनी किताब थी लाइब्रेरी में, मोटी मोटी किताब, सब स्टोरीज़ की, नॉवेल्स की, और आपको हिस्ट्री की किताब थी, जंग की किताब थी, क्योंकि फाइटर बनना चाहता था। तो जितना भी पुरानी स्टोरीज़ थी वॉर्स की, उसके मेथड्स की, ये सब को पढ़ गया। एक फ़ायदा हुआ, तो इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब ये पढ़ गया तो काफ़ी नॉलेज इसके पास आ गई। मिलिट्री कॉलेज में गया, वहाँ पे सोल्जर भी बन गया, इसका ख्वाब भी पूरा हो गया। तो ये उसकी अर्ली लाइफ है नेपोलियन। तो रिवॉल्यूशन में दिखने, उसी टाइम में जब रिवॉल्यूशन की बातचीत चल रही है, जब लोगों की हालत ख़राब है, जब लोग परेशान हैं महंगाई से, तब नेपोलियन यहाँ मेहनत कर रहा है। और नेपोलियन जब बड़ा हुआ तो 15 साल में शायद आर्मी में ऑफिसर हो गया, आप बुक में देखेंगे। अच्छा उसका, क्योंकि पढ़ा हुआ इतना था, इतना ज़्यादा जंग के बारे में, वॉर्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ, तो उसका सेंस बहुत अच्छा था, सोच बहुत वाइड था। तो लोग उसको बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। तो इतने में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला इशू चल रहा था। ये राजा के साथ था, इसके फादर उसके लिए काम करते थे।
जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब होने लगा तो जब लड़ाई होने लगी, जब बेस्टिले पे हमला होने लगा, किंग को मारा जाने लगा, नेपोलियन उसमें उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन नेपोलियन ने देखा, जब इसको पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री पढ़ा हुआ था वो, उसको लगा कि ये तो मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मैं कोई नॉबल नहीं हूँ, तो अगर मैं कितना भी जान लूँ, कितना भी पढ़ लूँ, लेकिन राजा जो है सिर्फ खुशामद वाले लोगों को आगे आने देता है, अपने वज़ीर के बेटे को आने देगा। ऐसा होता है हमारे समाज में भी, लोग जो है अपने बेटे को आगे बढ़ा देते हैं। कोई बड़ा नेता है वो सोचेगा कि मेरा ही बेटा बन जाए, बाकी लोग नहीं बने। उसी तरह से कोई बड़ा डॉक्टर है वो सोचेगा मेरा ही बेटा डॉक्टर बन जाए। तो लोग आम तौर पे अपने लोगों को बढ़ाते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन आम तौर पे ऐसा ही होता है। इसको लगा कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा राजा के नॉबल्स में शामिल होना, क्योंकि मेरा बाप नॉबल नहीं है, ही इज़ अ ऑर्डिनरी सर्वेंट। तो कैसे मैं बढ़ूंगा? रिवोल्यूशन जब आ रहा था तो उसका एक वॉर क्राई सुना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो नेपोलियन एक एम्बिशियस था, बहुत मेहनती भी था, एम्बिशियस, कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था लाइफ में वो। तो उसने जब इसका वॉर क्राई सुना तो उसको एक बात समझ में आई कि अगर ये रिवॉल्यूशन सक्सेस हो जाता है और ये सरकार गिर जाती है, ये किंग ख़त्म हो जाता है, नया सिस्टम आता है, तो उसमें मेरे जैसे मेहनती लड़के के लिए, मेरे जैसे अच्छे पढ़े लिखे लड़के के लिए कुछ न कुछ अच्छा होगा, राइज करना आसान होगा। समझ गए? वाई नेपोलियन इन्वॉल्व इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन? ही वॉज एन एम्बिशियस मैन। उसको बहुत ज़्यादा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी से मतलब नहीं था, लेकिन उसको लगा अगर ऐसा होगा तो इट विल ओपन अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन लाइक हिम, जो किंग के इसमें पॉसिबल नहीं है। तो नेपोलियन रिवॉल्यूशन की तरफ जुड़ गया, क्योंकि बहुत क्वालिफाइड था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी, बहुत अच्छा सोल्जर था ये। तो इसको रिवॉल्यूशन में जगह बनाने में मुश्किल नहीं हुआ, जगह बनाता चला गया। फ्रांस में क्या हुआ था, अब ये तो नेपोलियन के बारे में है, तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन के टाइम में क्या हुआ आखिर? जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन आ गया, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशनरीज ने कब्जा कर लिया फ्रांस पे, राजा वगैरह को मार के भगा दिया, कब्जा हो गया। लेकिन रिवॉल्यूशनरीज तो नारा बहुत अच्छा लगाते थे, फाइट बहुत अच्छा करते थे, राजा को भगा भी दिया और बहुत ईमानदार भी थे, लेकिन रूल करना नहीं आता था, गवर्नेंस नहीं आता था। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लूटने खसोटने वाले को मार के भगा दिया, लेकिन आपको खुद बांटने नहीं आता है, तो आप भगदड़ कर दोगे वहाँ पे। तो आपको भी प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर कोई लूट रहा है, कोई छीन रहा है, तो हमने उसको मार के भगा दिया, तो अब हम भी इसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करें कि लूट खसोट नहीं हो। तो ये काम, ये गवर्नेंस जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो नहीं कर पा रहे थे फ्रांस में। तो जो वादा था इनका, 3 वादा इन्होंने किया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड, ये वर्ड तो एकदम रट लिए आप। इस चैप्टर के बाद ये वर्ड आपको दोबारा कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। ये नारा था, ये वादा भी था, ये प्रॉमिस भी था, ये प्रॉमिस भी था। तो ये प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे। रिवॉल्यूशनरी लड़ते अच्छा थे, क्वेश्चन अच्छा करते थे और आम ईमानदार भी थे, लेकिन गवर्नेंस उनको ठीक से नहीं आता था, एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ही वेल रीड नहीं थे। तो इन्होंने जो सरकार बनाई वो ये वादा पूरा नहीं कर पा रही थी। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि एक सरकार को हटा के दूसरे को लाए, इतना मुश्किल से लाए, मार मार के लाए, किंग विंग को, सब चीज़ को ख़त्म करके, अब ये लोग रूल ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में नेपोलियन स्टेप इन करता है। यहाँ पे नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस के सीन में। और नेपोलियन जब इंटर किया फ्रांस, नेपोलियन यहाँ पे इंटर किया, नेपोलियन ने लीडरशिप संभाली फ्रांस की, और फिर फ्रांस के लोगों का ये जो वादा है इसको बहुत हद तक नेपोलियन ने पूरा किया। तो उसके बाद नेपोलियन फ्रांस को कहाँ लेके गया, फिर नेपोलियन ने कौन सी बड़ी गलती की, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन फिर फ्रांस पे, यहाँ पे नेपोलियन की एंट्री होती है। यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज में लोगों को लगा कि नेपोलियन इज़ द मैन, ही कैन लीड द फ्रांस, क्योंकि उसको पुरानी हिस्ट्री नेपोलियन की पता थी। नेपोलियन काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, बहुत ही वेल रीड था, पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत थी वहाँ पे जो चीज़ों को समझ पाए। जाहिल लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, पॉपुलर सपोर्ट पे बन तो जाते हैं लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिएगा, आप करंट कंटेक्स्ट भी देखिएगा तो उसमें समझ में आएगा। तो नेपोलियन वॉज वेरी, लोगों ने कहा इसको बनाते हैं, ये फ्रांस को मुश्किल हालात से निकालेगा, और नेपोलियन ने निकाला। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री बनाया यूरोप का, और इस नारे में बहुत सारी चीज़ फुलफिलमेंट की। उसके बाद नेपोलियन ओवर कॉन्फिडेंस में आया, उसने 1-2 गलतियाँ की, जिस गलती की वजह से नेपोलियन का फिर जो उसका जो एक ऑरा था, उसका जो एक वर्चस्व था जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो ख़त्म हुआ। और हम लोगों ने टीपू सुल्तान के चैप्टर में भी पढ़ा था कि नेपोलियन इंडिया भी आने वाला था। तो इजिप्ट में उसकी स्टोरी है, रशा में उसकी स्टोरी है, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। तो तब तक आप 3 चीज़ अभी मैंने बताया आपको, फ्रांस कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, फिर हमने बताया कि फ्रांस में कैसे हालात थे,
कौन लोग फ्रांस में परेशान कर रहे थे, किनको परेशान कर रहे थे। उसमें तीसरी चीज़ हमने बताया कि उसमें कैसे रिवॉल्यूशन आया, उनका 3 इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड्स क्या था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। रटा होना चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, इक्वलिटी मीन्स बराबरी, एवरीबडी इज इक्वल, एंड फ्रेटर्निटी मीन्स पीपल शुड ट्रीट ईच अदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो एक दूसरे को इस तरह से ट्रीट करें, कास्ट, रिलीजन इसके बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे न बटें। और उसमें नेपोलियन की एंट्री होती है। नेपोलियन कॉर्सिका में पैदा हुआ, ही वॉज नॉट ओरिजिनल फ्रेंच, छोटा था, नाटा था, क्लास में बहुत परेशान करते थे बच्चे, लेकिन ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, मेमोरी बहुत अच्छी थी, मेहनत किया। और इसका बाप कोई बहुत बड़ा किंग नहीं था, कोई ज़मींदार नहीं था, लेकिन अपने मेहनत के बल पे ये फ्रांस का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर बना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में जब ये बना तो कैसे इसने इम्प्रूव किया कंडीशंस को, और फिर इसने गलती कहाँ की। ओके, विल कीप इट हियर। थैंक यू।